उपचुनाव से जुड़ी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ी हुई अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है बीएपी ने और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इसकी बहुत हद तक संभावना बहुत साफ हो गई है। बीएपी 4 सीटों यानी 84 सलूंबर, दौसा, देवली, उनियारा में अपने उम्मीदवार अलग से उतारेगी। बीएपी के 4 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगड़ने की पूरी अब प्रबल संभावनाएं हैं। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन गठबंधन न होने की वजह से अब उपचुनाव में बिल्कुल नए सिरे से समीकरण सामने आएंगे। तो तीनों धड़े में बीजेपी, बीएपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे और नए सिरे से सियासी कवायद इस बार अब एक बार फिर से दिखाई देगी लोकसभा चुनाव के बाद। सांसद और पार्टी लीडर राजकुमार रोत ने कहा है कि 90% संभावना है कि हम अपने दम पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं। जिस तरह जनता ने भरोसा दिया है, सहयोग दिया है और सीधे ग्रास रूट की राजनीति वो कर रहे हैं। रोत के बयान ने आगामी उपचुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें बीएपी का 4 सीटों पर दाव रहेगा। इसमें 2 सीटें एसटी आरक्षित हैं। पहले सुनवाते हैं आपको राजकुमार रोत का वो बयान, जिसके बाद अब सियासत एक बार उपचुनाव से पहले गर्मा गई है। ये गठबंधन का जो इशू है वो शानदार इशू याद दिला दिया आपने। उसको लेके सब चाहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर है सबके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे राधा मोहन जी उदयपुर में आए, प्रवेश किया, कहा राजकुमार रोत बहुत अच्छा आदमी। 78 सालों से 78 सालों से इस इलाकों में किसी पार्टी, किसी नेताओं ने कोई काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोत कर रहा है, अच्छा आदमी है। फिर कहा कि वो जो चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ रह के नहीं, भाजपा के साथ आके कर सकते हैं। उनकी जो अंदर की भावना थी, जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को प्रदेश प्रभारी ने बयां किया और भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डांटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप, हमारी पोल खोल दी, यूं करके उनको वोट डांटा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे दिन, 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता के, प्रदेश अध्यक्ष से कहते हैं राजकुमार रोत बहुत खराब आदमी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार की जरूरत है। इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। तो सीधे तौर पर वार कर रहे हैं बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी, एक तरह से कह सकते हैं राजकुमार रोत, और सीधे तौर पर कहा है कि आदिवासियों की मैं राजनीति करता हूं और बीजेपी के नेता किस तरह से उनकी बड़ाई कर रहे हैं ये भी उन्होंने बताया और कहा कि बीजेपी के नेता खुद नाराज हो गए कि राजकुमार रोत की तारीफ क्यों कर दी गई है। इसको लेकर हमारे साथ हेमंत भाई गोयल मौजूद होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे सहयोगी भी मौजूद होंगे। उदयपुर से उनका रुख करेंगे विपिन सोलंकी का और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब सियासत करवट ले रही है वागड़ क्षेत्र में और आदिवासी इलाके में। तो राजकुमार रोत अपने स्टाइल के नेता हैं और आदिवासी इलाके में बड़ी सभाएं कर रहे हैं, इन दिनों लगातार कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं और एक तरह से अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत कर रहे हैं। बीएपी के 3 एमएलए हैं फिलहाल विधानसभा में और आगे भी इसमें उनकी कवायद है कि उनकी संख्या बढ़े। हेमंत भाई गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। हेमंत भाई गोयल, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। राजकुमार रोत की तरफ से तो मोटे तौर पर साफ है कि बीएपी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। इस चुनाव में अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन भी बहुत साफ रख दी है राजकुमार रोत ने, हेमंत भाई, और सीधे तौर पर पार्टियों को भी संदेश है। कांग्रेस से गठबंधन था लेकिन निशाना बीजेपी पर भी साध रहे हैं वो। जी जी, देखिए मनीष जी, ये अब जाहिर सी बात है कि राजकुमार रोत एक आदिवासियों के बड़े नेता बन चुके हैं और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं भी अब हिलोरे मारने लगी हैं।
अब वो केवल आदिवासी सीट तक में सीमित नहीं रहना चाहते, और जैसा उन्होंने जाहिर कर दिया कि दौसा और देवली उनियारा जो दोनों मीणा बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर भी वो अपना पैर पसारना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास होने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 6 में से 5 सीट कांग्रेस के बीजेपी के पास नहीं है, केवल सलूम्बर की सीट बीजेपी के पास है रही है। वहां पर हालांकि ये जरूर है कि वहां पर भी बाप पार्टी ने 50,000 मत प्राप्त किए थे, तो जाहिर सी बात है कि सलूम्बर सीट पर भी बाप पार्टी का गहरा प्रभाव है। और इसीलिए पिछले दोनों जब कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा चली थी, तो ये चर्चा सामने आई थी कि बाप पार्टी ने सलूम्बर सीट भी कांग्रेस से मांगी। हालांकि कांग्रेस ये चाहती थी कि सलूम्बर में वो कांग्रेस को सपोर्ट करे और 84 सीट वो खुद ले सकती है। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल जो पिछले दिनों जो बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी राधामोहन अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश मदन राठौड़ के जो बयान सामने आए, उनसे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं राजकुमार रोत बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि राधामोहन अग्रवाल ने कि जो काम आदिवासियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए बाप पार्टी करना चाहती है, राजकुमार रोत करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के गोद में बैठकर नहीं कर सकते। उसके लिए उनको बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। और उन्होंने वो उपलब्धियां भी गिनवाई, जो उपलब्धियां नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, मानगढ़ धाम की बात करें या और अन्य उपलब्धियों की बात करें, वो सारी हुई। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं न कहीं अंदर खाने राजकुमार रोत बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि अगर दौसा और आपके देवली उनियारा सीट पर, जी हाँ, अगर दोनों सीट पर अगर बाप पार्टी खड़ी होती है तो उसका सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। ये बहुत जाहिर सी बात है। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खोल दिया, क्योंकि हम देखें मनीष जी, तो राजस्थान में बीजेपी उपचुनावों के इतिहास के मामले में बीजेपी का कोई पलड़ा ज्यादा भारी नहीं रहा है। ये इतिहास कहता है कि कांग्रेस हमेशा उपचुनावों में भारी रही है, चाहे उसकी सत्ता में रही हो, चाहे वो सत्ता से बाहर रही हो, वो हमेशा उपचुनावों में भारी रही है। तो लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी काफी कुछ माहौल को अपने पक्ष में करना चाह रही है। नहीं, लेकिन इसको कैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, दौसा सीट पर और अगर देवली उनियारा सीट पर अगर राजकुमार रोत अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, ये बात सच है। और यहाँ पर बीजेपी कमजोर भी है इन सीटों पर, वो चुनाव में देखा गया, विधानसभा में भी और लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन हेमंत भाई, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो तो सीधे तौर पर जो आदिवासी क्षेत्र को पिछड़ा रखा गया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और खासतौर पर सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं कि वो कोई मंशा नहीं है और उनके जो मुद्दे हैं वो बीजेपी को काउंटर करने वाले, मसलन भील प्रदेश की मांग, अलग से पहचान की बात कि हम हिंदू नहीं हैं, ये तमाम मुद्दे जो बीजेपी को काउंटर करने वाले मुद्दे हैं। तो वो कांग्रेस को तो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको समर्थन देती रहे, क्योंकि कांग्रेस की भलाई इसी में, बीजेपी के सामने बड़ी फोर्स बनना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है? मनीष जी, वो मीडिया के सामने आके कुछ भी कहें, लेकिन ये आप पक्का मान के चलिए कि अगर दौसा और देवली उनियारा में बाप पार्टी खड़ी होती है तो बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। नहीं, बिल्कुल, वो सच बात है। लेकिन सलूम्बर सीट पर अगर बाप पार्टी खड़ा होती है तो वहां पर वो बीजेपी को भी परेशानी में डाल सकती है। अब आने वाले टाइम में क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि राजकुमार रोत अब एक मैच्योर नेता बन चुके हैं, उन्हें पता है कि बीजेपी के साथ रहने से क्या फायदे हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ रहने से क्या नुकसान हो सकते हैं। और जब से चुनावों का रिजल्ट आया और केंद्र में जब इंडी गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग हुई, तभी से बाप पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी दोनों के मतभेद सामने आने लग गए थे। और इन्होंने इस बात पर बहुत रोष जाहिर किया कि हमारी पार्टी को छोटा मानते हुए इन्होंने हमें
मीटिंग में बुलाना उचित नहीं समझा और इस पर इन्होंने पब्लिकली रोष भी जाहिर किया था। और उस समय आपको याद होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी ये उनसे निवास पर मिलने गए थे जीत के बाद। तो निश्चित रूप से अब क्या वो अपना गेम खेलना चाहती है पार्टी, उसके पत्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के सामने संकट खड़ा होगा, लेकिन संकट कांग्रेस के सामने अभी तो ज्यादा लग रहा है। अभी जो कांग्रेस को डैमेज की स्थिति ज्यादा बनती नजर आ रही है। ठीक है, आपको लगता है कि कांग्रेस के सामने ज्यादा डैमेज की स्थिति है? विपिन सोलंकी भी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, 6 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से सलूम्बर और 84 दोनों आदिवासी सीटें हैं, आप वहां पर कवर कर रहे हैं। क्या आपको फिलहाल समीकरण समझ आ रहा है? क्या कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर लोग इस बात से सहमत हैं कि गठबंधन हो जाना चाहिए, या फिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद सबक ले चुकी है कि रोत को अलग ही रहने दिया जाए? क्योंकि एक राय दोनों तरफ से दिखाई नहीं पड़ी है। मतलब अगर बीजेपी पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस की इसमें भलाई मानी जाए कि वो उसका सहयोग करे, यही बीजेपी मानकर चली। मतलब पूरे आदिवासी इलाके में बिग ब्रदर बनना चाहते हैं राजकुमार रोत, कि कांग्रेस उनके साथ लगी रहे, बस बदले में कुछ ना मांगे। बिल्कुल, राजकुमार रोत जैसे लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो तब भी इसने समर्थन कांग्रेस से आगे होके मांगा था, क्योंकि वहां पर बीजेपी का टुकड़ा साफ करना चाहता था राजकुमार रोत। तो उन्होंने ऐसा ही किया और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें साफ तौर पर देख लिया गया है। लेकिन कल जब इनका जो स्थापना दिवस था बुधवार को, और स्थापना दिवस में इन्होंने मनाया, उसके बाद दरियावद में मारपीट का जो मुद्दा हुआ था बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच, उसके मांग को लेकर इन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उसमें राजकुमार रोत ने साफ तौर पर बोल दिया है कि 90% संभावना है कि हम पूरा चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे। लेकिन जो स्थानीय रूप से जैसे सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर। ठीक है विपिन, लौटूंगा मैं आपके पास। इस बीच मैं चाहूंगा कि हम लोग वो राजकुमार रोत की तस्वीरें भी दिखाएं, बोलते हुए कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया है कि अब वो बहुत कम गुंजाइश बची। 90% हेमंत भाई माना जाए गुंजाइश, इसमें का मतलब साफ तौर पर तस्वीरें साफ हैं कि कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। मैं फिर से उस बात पर लौटना चाहता हूँ आपसे हेमंत जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खुद भले ही ये सांसद बन गए राजकुमार रोत, लेकिन पार्टी एक तरह से कहें कि उनके इर्द गिर्द घूम रही है। एक बड़े नेता की छवि उनके तौर पर उभरी है और आदिवासी हितों को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी ने भरपूर कोशिश की लोकसभा चुनाव में, महेंद्रजीत मालवीय को लेकर आए, आरएसएस का भी बड़ा सपोर्ट रहा है आदिवासी अंचल में, और वनवासी परिषद का भी काफ़ी एक तरह से कहें समर्थन रहा है। लेकिन अब जो स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद बनकर उभरी है, ये तो कोई शक नहीं कि जो 2 सीटें आदिवासी बहुल हैं उसमें कोई टक्कर रह जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए मनीष जी, जिस तरह से राजकुमार रोत का राजनीतिक कद इन दिनों बढ़ रहा है और जिस तरह से उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में उनके 3 एमएलए राजस्थान विधानसभा में होते थे, एक अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हो रहा है, 2 एमएलए उनके वर्तमान में हैं और 2 सीटों पर वो अपनी जीत पक्की मान के चल रहे हैं, सलूम्बर और क्या कहते हैं वो जो उनकी खुद की 84 सीट है वो। अब देखा जाए तो वो दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है और दोनों पार्टियों को वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब राजकुमार रोत के बिना आदिवासी बेल्ट में तो कांग्रेस ना बीजेपी दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक ये सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखें तो साफ जाहिर तो ये लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो एक स्पष्ट तौर पे ये देख रही है कि हमारे पास तो 5 सीट तो पहले भी नहीं थी, वो तो 1 सीट सलूम्बर को जरूर हर हाल में खोना नहीं चाहेगी, वो अपने पास सुरक्षित रखना चाहेगी। लेकिन अब चूंकि सलूम्बर में अगर बाप पार्टी खड़ा होती है, पहले भी वो खड़े हुए, वहां पर उन्होंने 50,000 वोट लिए हैं, लेकिन अब वहां पर वो कितना नुकसान बीजेपी को करते हैं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, लेकिन 2 सीट जो जहां पर ये कांग्रेस की सुरक्षित मानी जाती रही है, देवली ओनियारा और दौसा, यहां पर वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान करने की स्थिति में आ जाते हैं। नहीं तो फिर बीजेपी के हिसाब से बचा क्या? वही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर अगर आप झुंझुनू और खींवसर भी आ जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को, वहां पर भी लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। तो फिर बचता क्या है? ये बड़ा लीडरशिप के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। इसका मैं जवाब आपसे लूंगा हेमंत भाई।
विपिन 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 सोलंकी का रुख कर लेते हैं। इस बीच हम खबर भी दे देते हैं, क्योंकि हमने भी संपर्क करने की कोशिश की राजकुमार रोध से और उन्होंने इनकार कर दिया इस पर ज़्यादा बोलने से। और इस पर क्योंकि हमने भी जानना चाहा था कि वो जो अगर किस और इशारा कर रहे हैं, अभी फिलहाल उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया है। मैं विपिन आपका रुख कर लेता हूं। अब ज़रा दर्शकों को समझाइए कि क्या ज़मीनी हालात हैं, कैसे सियासी समीकरण वहाँ पक रहे हैं फिलहाल। हालांकि बारिश तो इस बार बहुत तेज हुई है, किसकी सियासी नाव इस बार पार हो सकती है उपचुनाव में वहां पर? क्या जनता का रुख क्या है? पहले सलूम्बर सीट की ओर आते हैं अपन। तो सलूम्बर सीट पर सलूम्बर सीट भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 3 बार से वहां पर विधायक रहे अमृतलाल मीणा, जो दिवंगत है, उनकी निधन हो गया। उसके बाद में ये सामने आ रहा है कि उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया जाए, ऐसा चर्चा में है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि पहले रह चुकी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सलूम्बर में मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां के दिग्गज नेता जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी रहे, रघुवीर सिंह मीणा, उनको तक पटकनी दे चुके हैं अमृतलाल मीणा। तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। तो इस स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी के साथ में कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ने की अंदर ही अंदर चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो आपका 84 सीट जी 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 84 सीट के बारे में भी जी। 84 सीट 2 बार से, एक बार तो भारत ट्राइबल पार्टी के साथ में विधायक रहे और अब भारत आदिवासी पार्टी के साथ में विधायक रहे हैं। तो 2 बार से वहां पर पूरी तरह से इन्होंने जड़ें जमा ली है। और जिस तरह से भाजपा का पहले वहां पर गढ़ माना जाता था, वो पूरी तरह से पलटवार कर दिया। तो पूरी तरह से कांग्रेस वहीं पर उनका समर्थन देने के लिए तैयार है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अंदर अंदर समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस की एक तरह से माना जाए विपिन मजबूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कांग्रेस चुनाव वहां जीत नहीं सकती है। लोकसभा में भी देखा गया कि अब जो प्रत्याशी थे वो टिकट लेने को तैयार नहीं थे और समर्थन देना ही पड़ा। एक तरह से कहें कि उसी में लगा कि गठबंधन की भी भलाई है और राष्ट्रीय स्तर पर वो मैसेजिंग भी थी कि हम साथ साथ हैं। जितेंद्र मीणा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीएपी के स्पोक्स पर्सन है। जितेंद्र, तो तय माना जाए कि अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब आप? एक ताकत बना लिया आपने खुद को? जी देखिए, हमने लोकसभा में भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था और उस समय हमें कांग्रेस ने समर्थन दिया था बाहर से, और उसके लिए शुक्रिया। लेकिन विधानसभा के ये जो उपचुनाव है, इसमें हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपना चुनाव जो है लड़ेंगे। जी ठीक है, तो ये तय हो गया है कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इफ्स एंड बट्स की। कांग्रेस आपसे कोई बार्गेन करे उस स्थिति में नहीं है। सीधे तौर पर आपका साफ है कि आप 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी 6 सीटों पर। जी देखिए, हमारी तैयारियां जारी है और अलग अलग जगह उम्मीदवारों की खोजबीन चल रही है, उनका सिलेक्शन चल रहा है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से। और जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा, हम हर एक सीट का जो अपने कैंडिडेट है उनकी जो है घोषणा कर देंगे। नहीं जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र, माना ये जाए 2 सीटें हैं आपके अंचल की, जिस तरह से आपकी पार्टी का अस्तित्व, आदिवासी अस्तित्व है, सलूम्बर और 84, उसके अलावा क्या कुछ आपका दांव पर है? क्योंकि बाकी तो प्रेजेंस है नहीं। झुंझुनू की बात कर लीजिए, देवली उनियारा की, खिमसर की, दौसा की, उस पर क्या करेंगे आप? जी, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 2 तो वो है ही, लेकिन जो खास करके देवली उनियारा दौसा की जो सीट है, जो पूर्वी राजस्थान की सीट है और आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ पर पिछले 1 साल में लगातार पार्टी अपना काम कर रही है, क्योंकि अभी शुरुआत है इस इलाके में। तो इसीलिए अभी भी इधर भी जो है कैंडिडेट्स की जो है तलाश जारी है और हम लोग जो है यहाँ पर भी चुनाव जो है लड़ेंगे। माना यह जा रहा है जितेंद्र, देवली उनियारा और दौसा अगर आप प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो एक तरह से सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पार्टी जब बनी है तो पार्टी का काम है, हम किसी को फायदा और किसी के नुकसान की बात नहीं कर रहे। हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और वो ये है कि भाई हम आदिवासी इलाकों में जो आदिवासियों के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। लिहाजा जो साउथ के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का जो आदिवासी बाहुल्य हिस्सा है, जिसमें मेनली आप देखेंगे तो यही पूर्वी राजस्थान, दौसा, करौली, माधोपुर और जयपुर वाला जो हिस्सा है, इसमें ये इलाका पड़ता है। इसमें ये 2 सीटें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी इधर भी अपना विस्तार करेगी। आप विस्तार कर रहे हैं, ये एक तरह से कहें कि उपचुनाव आपके लिए भी परीक्षण होगा कि आगे भी बढ़ा जाए आदिवासी अंचल से निकलकर। लेकिन जो मुद्दे आप उठाते रहे लगातार, अलग भील प्रदेश, हिंदू पहचान को लेकर आप पर सवाल उठते रहे, क्या मुद्दे आपके इस चुनाव में रह सकते हैं? क्या लगता है आपको उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं बीएपी की तरफ से? क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों से निकलकर दूसरे प्रदेश में, दूसरे इलाकों में जाना, वहां तो सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं चल पाएगी।
देखिए, अगर पूर्वी राजस्थान के केस में देखेंगे तो जो आदिवासियों के इश्यूज हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अलावा पूर्वी राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी का, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जो पिछले लगभग आप देखिए तो 40 सालों से अलग अलग नामों से फाइलों में उलझा हुआ है। वो हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, खास करके पूर्वी राजस्थान के केस में बात करें, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जिले जो जो राज्य की लगभग 50% आबादी को जो है जो लोग रह रहे हैं उनके पास पीने का एक बड़ा संकट है। और लगातार हमने देखा है कि पानी का जो लेवल जिस तरीके से ड्रास्टिकली नीचे जाता जा रहा है वो हमारे लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने जो मध्य प्रदेश के साथ जो पानी का जो एग्रीमेंट हुआ था राजस्थान सरकार का, उसमें जो है जिस तरीके से गड़बड़ी की वो हमारे लिए एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि पानी का क्राइसिस हमारे लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी एक और चीज, खास करके धौलपुर करौली के बेल्ट में और इस हिस्से में दौसा में जो है लगातार माइनिंग को लेकर के अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और माइग्रेशन को लेकर के बात चल रही है। जमीनों का लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर धौलपुर करौली में लगभग 40 से 45 गांवों को इविक्शन के नोटिस दिए जा चुके हैं। तो इसीलिए इसी तरीके से करौली में करणपुर की घाटी में वहां पर भी आप देखेंगे तो मगरमच्छों के नाम पर गांव को जो है बचाने के, गांव को खाली कराया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मगरमच्छों को बचाने के लिए अभ्यारण्य वगैरह बनाया जाएगा, सेंचुरीज बनेंगी, बाकी चीजें होंगी। तो लगातार ये जो आपका माइनिंग का जो मामला है ये भी एक प्रोमिनेंट मसला है, और उस सब को लेकर के हम अपने ठीक है। चुनावों में तो जितेंद्र फिगर क्या माना जाए, क्या माने? अभी 3 सीटें हैं आपकी, 100 जो 200 सदस्यों की विधानसभा, क्या एक फिगर है फाइनल अभी आपका? कितना फिगर देख रहे हैं आपका उपचुनाव के बाद? देखिए, उम्मीद तो हमें है। देखिए, दोनों सीटें तो हम साउथ राजस्थान की मान के चले और पूर्वी राजस्थान में हम अच्छी जो है, नहीं, नंबर पूछ रहा हूं मैं, 6 में से कितनी सीटें? अब 2 तो आदिवासी मान रहे हैं। ये नंबर तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जब ठीक है, रिजल्ट ठीक आएगा है, तो पता चलेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े, हेमंत भाई आपका भी, विपिन आपका भी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को खबर मिल रही कि जल्द ही राजकुमार रोत अपनी बैठक करेंगे, पूरी पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी और उसमें फिर ये तय होगा किस तरह आगे की चुनाव की प्रक्रिया रहने वाली। इस बीच राजकुमार रोत ने क्या कुछ और कहा, आपको जाते जाते वो भी सुना देते हैं। आमंत्रित कर रहे हैं और न ही हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के आधार पे वो काम कर रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक वर्तमान स्थिति में जो सांसद भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से होने के नाते मेरी तरफ से मेरा जो पर्सनली जो राय है, बाकी हमारे पार्टी हाईकमान है, पार्टी के जो गाइडलाइन के अनुरूप पार्टी पदाधिकारी मिलकर कोई भी मामला हो डिसीजन लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मामला है कि हम लोग जहाँ तक हो सके तब तक हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए तो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस भी सेम है, बीजेपी भी सेम है। हालांकि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत हमको लोकसभा में मदद किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम स्वतंत्र होकर चुनाव। तो रोत का कहना है कि व्यक्तिगत विचार है, हालांकि अब रोत के इर्द गिर्द पार्टी घूमती तो माना भी जाए कि बीएपी का तय है, मान लिया जाना चाहिए कि अकेले चुनाव पार्टी लड़ेगी।